नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी की न्याय यात्रा अब झारखंड से आगे बढ़कर ओडिशा पहुंच गई है और इधर अपने बढ़ते सफर के साथ राहुल ने लोकसभा चुनाव का अपना एजेंडा भी सेट कर दिया है। राहुल गांधी ने आज झारखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बता दिया कि जातिगत जनगणना देश के लिए क्यों जरूरी है और किस तरह इससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सकता है। राहुल गांधी की बातों से जाहिर है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के हक की बात पुरजोर तरीके से करने वाली है। यानी एक तरफ कांग्रेस के इरादे साफ हैं, तो वहीं बीजेपी अब भी कांग्रेस की बुराई करके सत्ता में बने रहने की कवायद कर रही है। कल लोकसभा में आपने सुना होगा कि लोकसभा में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जो उसका जवाब था, उस जवाब के दौरान भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर संसद में चुनावी मंच की तरह इस मंच को यानी संसद का इस्तेमाल किया और नेहरू गांधी परिवार पर हमला बोला। मोदी ने जातिगत जनगणना वाले कांग्रेस के प्रस्ताव पर खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इतना बड़ा ओबीसी नहीं दिखता है। आइए जरा सुन लेते हैं मोदी जी क्या कुछ कह रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। तो आखिर ओबीसी के मुद्दे पर आ ही गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घिर ही गए। इसलिए यह बात कह रहा हूं घिर ही गए क्योंकि कभी वो दो जातियों की बात करते हैं कि देश में सिर्फ दो ही जातियां हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब, तो कभी चार जातियों की बात करते हैं, उसमें अमीर गरीब के साथ किसान और युवाओं को भी साथ में ले लेते हैं। तो ये चार जातियां या दो जातियों की बात, यानी जो पारंपरिक जातियां हमारे यहां बनी हुई हैं, उससे इतर खुद को बचाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले 6 महीने से नजर आ रहे हैं। लेकिन जब पूरी तरह से ओबीसी के मसले पर घिर चुकी बीजेपी या घिर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो यहां पर खुद को सबसे बड़ा ओबीसी घोषित करते हुए संसद में ठहाके लगवा रहे थे। इस पर राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री इस बीच अक्सर कह रहे थे कि देश में सिर्फ दो जातियां हैं, अमीर और गरीब, मगर आज संसद में उन्होंने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया। यह आप देख लीजिए उनका ट्वीट, खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया। किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझने की इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। ओबीसी हो, दलित हो या आदिवासी, बिना गलती के उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता। मोदी जी इधर उधर की कितनी बातें करते हैं, तो गिनती से क्यों डरते हैं? जब आप इधर उधर की बातें करते हैं, इतनी ज्यादा बातें करते हैं, तो फिर गिनती से क्यों डरते हैं? आइए गिनती कर लेते हैं। यह कहना है राहुल गांधी का। राहुल का सीधा सवाल है कि मोदी जातियों की गिनती से डरते क्यों हैं आखिर? आपको बता दूं कि आज झारखंड में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही मुद्दा उठाया और इससे पहले जनता को भी यह समझाया कि आखिर जाति जनगणना क्यों जरूरी है और आरक्षण क्यों बढ़ना चाहिए। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को क्या कुछ कह रहे थे झारखंड में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आप जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते जा रहे हैं इस यात्रा के दौरान। पिछली यात्रा जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में वो थे, तब भी वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाते थे तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और यहां भी आज इन्होंने इससे पहले असम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे पहले आपने देखा कि नागालैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज इन्होंने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी कि झारखंड में। और इसके बाद वो सीधे रवाना हो गए ओडिशा के लिए। आइए जरा सुन लेते हैं झारखंड में क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना या आरक्षण के मसले पर। जहां भी हमारी सरकार है, हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर है, तो हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, इसको खत्म कर देंगे। और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं, उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। हाँ जी। और आखिरी बात सुनिए, जो इसमें दो चीजें हैं। और एक है कि जनरल कास्ट के भी गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी नहीं छोड़ना है। और सबसे जरूरी बात कि जो
छोटे बिजनेसेस हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट हम देंगे। तो पूरा सपोर्ट हम देंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जनता को जाति का गणित यहां समझा दिया और इस तरह चुनाव के लिए एक नया समीकरण भी तैयार कर लिया है राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस सामाजिक न्याय के उस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने वाली है जिसमें बीजेपी बचती आई है, या कहें तो इस मसले से बीजेपी खुद को बचाती नजर आती है। बीजेपी न जाति जनगणना करवाना चाह रही है और न ही आरक्षण को लेकर उसका स्टैंड अभी तक क्लियर है, जबकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो फिर आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक बढ़ाया जाएगा, उस कैपिंग को हटाया जाएगा। साफ साफ राहुल गांधी कल कह रहे थे और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बातें कही हैं। राहुल गांधी ने आज यह भी साफ कर दिया है कि इससे दूसरों का हक नहीं मारा जाएगा। सामान्य वर्ग के गरीब तबकों और इसके साथ मध्यम और छोटे उद्योगों के मालिकों को सहारा देने के लिए भी इंडिया गठबंधन की सरकार काम करेगी। आइए एक बाइट और सुन लेते हैं राहुल गांधी की, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी इन तमाम मसलों पे और बहुत ही गंभीरता से अपनी बातों को रख रहे हैं। सुनिए जरा। I called the dog and the owner, he came. Oh yeah, because वो बिल्कुल घबराया हुआ था, कांप रहा था, और मैंने जब उसको बिस्किट दिया वो डर गया, तो मैंने उसको मालिक को दिया कि भैया आप दे दो, ये आपके हाथ से खा लेगा। फिर वो मालिक ने उसको दिया, वो खा गया। तो इसमें मतलब इशू क्या है? तो राहुल गांधी यहां एक दूसरी बात कह रहे हैं दोस्तों, यहां कुत्तों की बात, कुत्ते को बिस्किट खिलाने वाली बात, आखिर ये बात कहां से आ गई? हमारे प्रोडक्शन साइड में भी थोड़ी सी गलतियां होती हैं, बोलता कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां इस मसले को भी यहां रखना जरूरी है और सबसे ज्यादा इस मसले की चर्चा खूब हो रही है। एक तरफ सरकार बनने के वादे, दावे, ये सब कुछ हो रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी कल के भाषण में आए बाएं अपनी बातें कर रहे थे और खासकर मोदी बाय बाय के ट्विटर पर नारे भी ट्रेंड हो रहे थे। तो चाहे नेहरू जी के भाषण की बात हो, आधी अधूरी लाइनें हों या कुछ और हों, परिवारवाद की बात हो, ये तमाम बातें यहां पर कल जब भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उस भाषण में ये सब कुछ कहते हुए नजर आए। कांग्रेस और उसके तमाम सहयोगी जो हैं बीजेपी और मोदी की गलत बातों को फौरन उजागर भी कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेता अब भी राहुल को बेकार के विवादों में फंसाने में लगे हुए हैं। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अभी जो ये कुत्ते वाली बात राहुल गांधी कह रहे थे उस पर आना चाहता हूं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है उसके दौरान एक कुत्ते को बिस्किट खिलाने और फिर उसके मालिक को बिस्किट देने के वीडियो को हिमंता बिस्व शर्मा अपने पक्ष में भुनाने में लगे हुए हैं कि मुझे गांधी परिवार बिस्किट नहीं खिला सका। वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी से इस पर सवाल किया गया, जो भी आप देख रहे थे, तो राहुल गांधी का सीधा सा जवाब था कि आखिर इसमें मुद्दा क्या है। बीजेपी का कुत्तों के लिए ऑब्सेशन समझ नहीं आता, यह राहुल ने दो टूक जवाब दे दिया। जरा एक बार फिर से सुनते हैं और इन वहां से जिस कुत्ते की बात हो रही है इनकी बात भी सुनेंगे, लेकिन पहले एक बार फिर से सुनते हैं राहुल गांधी से पूछे गए सवाल पर यहां कुत्ते की बात क्यों आ रही है और जब कुत्ते को बिस्किट खिलाने की बात आती है तो सामने हिमंता बिस्व शर्मा क्यों आ जाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सुनिए राहुल गांधी को। I called the dog and the owner, he came. Oh yeah, because वो बिल्कुल घबराया हुआ था, कांप रहा था, और मैंने जब उसको बिस्किट दिया वो डर गया, तो मैंने उसको मालिक को दिया कि भैया आप दे दो, ये आपके हाथ से खा लेगा। फिर वो मालिक ने उसको दिया, वो खा गया। तो इसमें मतलब इशू क्या है? No, where is ये कांग्रेस कार्यकर्ता? वो कुत्ते को लाया मेरे पास, कुत्ता घबराया हुआ था, मैंने उसको खाने को दिया, वो कांप रहा था ऐसे, फिर मैंने कहा भैया आप खिला दो, उसने खिला दिया। आपने झारखंड की यात्रा की 4 दिनों मतलब ये कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? नहीं सचमुच ये बीजेपी के लोगों को कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? कुत्तों ने क्या बिगाड़ा है? तो कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है, कुत्तों ने क्या बिगाड़ा है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। कुत्ते को बिस्किट खिलाए
या कुछ और खिलाएं तो बार बार बीजेपी को क्यों परेशानी हो जाती है, ये राहुल गांधी का पूछना है। यहां पे जिस कुत्ते को राहुल गांधी बिस्किट खिलाने की कोशिश कर रहे थे, उसके मालिक ने खुश होते हुए बताया है कि इसने राहुल सर के साथ फोटो खिंचाई है। आइए जरा इनकी बात भी सुन लेते हैं, जरा ले आइए फुल स्क्रीन। डॉग है ये, राहुल सर के साथ में फोटो खिंचाया है। हाँ, देखिए उसको बिस्कुट दिया गया है। चल डॉग है ये, राहुल सर के साथ में फोटो खिंचाया है। हाँ, देखिए उसको बिस्कुट दिया गया है। चल डॉग है। तो चलिए, इस कुत्ते ने राहुल सर के साथ फोटो खिंचाई है और बिस्किट भी इसको दिया गया है, कह रहे हैं। ये साफ साफ यहां पर झारखंड की कहानी है दोस्तों। ये बातें झारखंड में हो रही हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां जाति आधारित जनगणना, आरक्षण का मुद्दा, सामाजिक न्याय का मसला, उन सब के बीच ये भी तो जीव है, जानवरों की बात भी हो रही है और उसके बारे में राहुल गांधी बोल रहे हैं कि आखिर कुत्तों से परेशानी क्या है बीजेपी को, ऑब्सेशन कैसा, ये सारी बातें यहां राहुल गांधी करते हुए। तो राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा में भी ऐसे विवाद खड़े करने की नाकाम कोशिशें आपने देखी भाजपा ने की थी और अब भी वही भाजपा कर रही है, लेकिन इसमें नुकसान बीजेपी का ही हो रहा है, क्योंकि इन हमलों की परवाह किए बिना राहुल गांधी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या आगे बढ़ते राहुल को इतिहास में फंसी बीजेपी किसी तरह रोक पाएगी। क्या राहुल गांधी के उठाए सवालों से किनारा करके मोदी अपने लिए तीसरी बार सत्ता का जुगाड़ कर पाएंगे। यह सवाल सबसे बड़ा सवाल है जो आखिरी में कह रहा हूं कि क्या मोदी अपने लिए तीसरी बार सत्ता का जुगाड़ कर पाएंगे, वो भी उन सवालों से किनारा करके जो राहुल गांधी उठा रहे हैं। कल मोदी ने कहा कि 370 बीजेपी अकेले लाएगी। 370, न ही 69 न ही 71, 370। आखिर ये आंकड़े आ कहां से गए मोदी जी के पास? सवाल है, बड़ा सवाल है। चलिए ढूंढते हैं इसका जवाब, और कैसे मोदी जी इस बात को यहां दावा कैसे पेश कर रहे हैं, इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी ने कैसे मोदी जी के इन तमाम दावों की पोल खोल दी है। चलिए आज पोल खोल करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप तीनों का स्वागत करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप कुत्ते के बिस्किट खिलाने से लेकर प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा ओबीसी बनना, कह रहे हैं मुझसे बड़ा कोई ओबीसी है क्या, यहां तक, और इन सब के बीच राहुल गांधी की ओबीसी या जाति आधारित जनगणना या सामाजिक न्याय की बात करना और 50% की कैपिंग को खत्म करने की बात करना, कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा का प्रथम चरण और अब दूसरे चरण में एक सामाजिक न्याय की बात वो लगातार कर रहे हैं और जातिवार जनगणना की बात लगातार कर रहे हैं। और ये धीमे धीमे ये क्या हो रहा है कि ये विचार अब लोगों के अंदर घर कर रहा है। और जब इलेक्शन की हाई वोल्टेज कैंपेन चालू होगी तब आपको ये स्वर बहुत तेज सुनाई देंगे। अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो जमीन तैयार कर रहे हैं, वो इलेक्शन की रैलियां नहीं है। ये खुद राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि उनका फोकस इस यात्रा में विचारों को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर ज़्यादा है। एक आइडियोलॉजी वो देश भर में जहाँ भी जा रहे हैं वो उसको फैला रहे हैं। और ये डिबेट बिहार में तो बहुत तेज है, लेकिन धीमे धीमे मैं देख रहा हूँ कि अब उत्तर प्रदेश में या और जगह पे लोग इसकी बात करने लगे हैं। कर्नाटक में भी इसकी बात करने लगे हैं और आम लोग बात करने लगे हैं। तो ये एक बड़ा भारी जो अचीवमेंट है राहुल गांधी का, पॉलिटिकल अचीवमेंट है। और वो दर्ज होगा इलेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन में कैसे मैसेजिंग कर पाते हैं कांग्रेस पार्टी। और इसमें जाहिर सी बात है कि
जो सामाजिक न्याय वाली पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो आरजेडी हो, उनका भरपूर सहयोग इसमें मिलेगा। अब सामाजिक न्याय आज के दौर पे क्यों आवश्यक है, क्यों बड़ा हो गया है? अभी आपने चर्चा की 50% आरक्षण की। राहुल गांधी ने कहा कि हम 50% की सीलिंग को खत्म कर देंगे। ये पुरानी डिमांड है और मुझे आज तक समझ में नहीं आया राजीव जी कि ये 50% की फिगर पे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे। कोई स्टडी कराई, कोई सर्वे कराया, कोई सरकारी जो नौकरियां हैं उनका कोई लेखा जोखा हुआ कि ये 50% जो है वो उसकी सीलिंग लगा देंगे तो सामाजिक न्याय बहुत बेहतर तरीके से होगा। ये इस नतीजे पर 50% की फिगर पर सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। जी। मुझे लगता है कि उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, क्योंकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब ईबीसी का, इकोनॉमिक बैकवर्ड का 10% रिजर्वेशन किया तो 50% की सीलिंग तो वहीं टूट गई थी। और तमिलनाडु में तो ये बहुत पहले से ही, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले भी वहाँ 70% तक रिजर्वेशन पहले भी था। और जैसे जैसे जब मंडल कमीशन लागू हुआ अर्जुन सिंह के समय में शैक्षणिक संस्थाओं में, एजुकेशनल, तो बहुत बड़ी तादाद में समाज के जो हाशिए के लोग थे वो ग्रेजुएट होकर पढ़ लिख कर आगे आए आरक्षण की वजह से। और वो बहुत बड़ी फोर्स एक हो गई है जिसको अब सरकारी नौकरियां या अपनी हिस्सेदारी चाहिए। और ये एक बड़ा मैसेज जा रहा है। अब मोदी साहब की मजबूरी क्या है कि जो पूरी आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो, और मोदी साहब की जो अपनी पॉलिटिक्स है, वो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स नहीं है। जी। वो पॉलिटिक्स सवर्णवादी पॉलिटिक्स है, सामाजिक वर्चस्ववाद की पॉलिटिक्स है, यथास्थिति की पॉलिटिक्स है। और उस यथास्थिति की पॉलिटिक्स में वो सामाजिक न्याय का नाम अपने मुंह से नहीं ले सकते। और एक धोखा देने के लिए एक बनाया गया सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग। और आप इस सोशल इंजीनियरिंग को जरा देखिए कि ये सोशल इंजीनियरिंग क्या करती है। बीजेपी के पास सबसे बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के वोट एमपीज हैं। जी। और एसटी रिजर्व में भी उन्हीं के लोग ज़्यादा हैं। बीजेपी के अलावा 45 में 31 हैं। एसटी रिजर्व में भी सबसे ज़्यादा बीजेपी ही जीतती है। सबसे बड़ी संख्या जो है एसटी, एससी, ओबीसी सांसदों की बीजेपी के पास है। मुझे प्रोफेसर रविकांत या कोई भी स्कॉलर रिसर्च करके बता दे कि अभी जब यूजीसी में आरक्षण हटाने की बात हुई थी, जिसको रिवाइज किया गया, उसमें क्या बीजेपी का एक भी एससी, एसटी, ओबीसी का एमपी एक शब्द भी बोला? नहीं बोला, बोलेगा भी नहीं। तो ये फर्क है सोशल इंजीनियरिंग में और सामाजिक न्याय की राजनीति में। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी बोले उस पर, अखिलेश यादव बोले, तेजस्वी यादव बोले, तमाम सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोग बोले। और आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार जातिवार जनगणना और जातिवार जो सर्वे किया उन्होंने, उसका नाम भूल जाएंगे। वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। जी मैं बिल्कुल। भूलने की बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक रूप से भूल जाएंगे। तो ये एक बड़ी जमीन राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसको इलेक्टोरल कन्वर्जन कैसे होता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जब बहुत हाई वोल्टेज मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव घोषित हो जाएंगे और उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टीज जाएंगी, रैलियां होंगी, प्रचार सामग्री होगी, उसमें इस मुद्दे को कैसे
पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी में कन्वर्ट करेंगे, ये अब देखने वाली बात होगी राजीव जी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है। इसको पॉलिटिकली कैसे इसको वोट में तब्दील किया जाएगा, इन तमाम मसलों को कैसे राहुल गांधी जो बातें उठा रहे हैं वो बातें जनता तक, जन जन तक पहुंचती हैं, कैसे लोग इधर आकृष्ट होते हैं, कैसे एक भरोसा बना पाते हैं राहुल गांधी कि हमारी अब इनको जिता कर लाओ, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन को जीत दिलाओ, और जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग की बात जो होती रही है, इन तमाम मसलों को कैसे वो लागू करेंगे। लेकिन वो सब कुछ वहां तक जाने से पहले सरकार इनकी बने, और इसके लिए लोग कैसे इनकी बातों में आकृष्ट होते हैं, इनकी बातों को समझ पाते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से वो लचीलापन दिखाते रहे हैं, अपने हिसाब से खुद को ढालते नजर आए हैं। चाहे जब जरूरत होती है तो जाति को किनारे कर देते हैं, जब जरूरत होती है वो दो जातियों को लेके चले आते हैं, अमीर गरीब की बात करने लगते हैं, जब जरूरत होती है तो वो चार जातियों की बात करने लगते हैं, और जब जरूरत होती है तो अपने आप को महा ओबीसी बताने लगते हैं कि हमसे बड़ा ओबीसी कोई है क्या। तो ये जो बातें हैं, इन बातों को मोदी अपने मीडिया प्रचार तंत्र के जरिए पहुंचा तो पाते हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी पहुंचा पा रहे हैं? सवाल बड़ा है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। हमारे साथ दो और साथी जुड़ गए हैं, संजय कुमार सिंह साहब जुड़ गए हैं और प्रोफेसर रविकांत जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम साथियों का एक बार फिर से, जो बाद में जुड़े हैं या जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका। सीधे प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं राजनीति में, राहुल गांधी भी अपने अंदाज में इस न्याय यात्रा को कर रहे हैं, और मोदी जी कल भाषण दिए। जरा मोदी जी के भाषण के बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं देश भर में, उन प्रतिक्रियाओं पर, और खासकर आज राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कल पहले ट्वीट करके, ट्विटर के जरिए राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी मोदी के भाषण पे, और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, राहुल गांधी ने, और वहां भी उनके दावे की पोल खोलते हुए राहुल गांधी नजर आए। अब यहां से उस जो चुनौती मोदी पेश कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से जो विपक्ष के सामने चुनौतियां पेश हो रही हैं, क्योंकि मामला जो है वो 50-50 या 60 और 40 का नहीं, या 90 और 10 का। इसलिए मैं कह रहा हूं 90-10, क्योंकि एक तरफ सब कुछ है, झूठ का पुलिंदा है, उस झूठ को फैलाने के लिए बहुत बड़ा मीडिया तंत्र है, और दूसरी तरफ एक यात्रा है जिसके जरिए राहुल गांधी जन जन तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां कितना सशक्त नजर आते हैं राहुल गांधी? प्रोफेसर रविकांत जी। शुक्रिया राजीव जी। राहुल गांधी की पहली जो यात्रा हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस समय भी उसी मीडिया ने, उसी बीजेपी के आईटी सेल ने, खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अजीब अजीब तरह की बयानबाजी की थी, और किस तरह के लांछन लगाए गए राहुल गांधी के ऊपर कि वो कन्याकुमारी से विवेकानंद जी के स्मारक पर नहीं गए, आगे भी इस तरह की वो यात्रा फ्लॉप होगी वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही वो यात्रा आगे बढ़ती है, दक्षिण भारत के उन राज्यों से तमाम हुजूम, और वे लोग जो देश में विभाजन की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, देश में सौहार्द सहिष्णुता चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, और दक्षिण भारत वो है जो बड़ा जीडीपी देता है देश को, और सारे एजुकेशनल हब से लेकर के बहुत सारे रोजगार भी वो दक्षिण भारत देता है, और उत्तर भारतीय वहां जाते हैं। वहां से निकल करके ज्यादा वो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला क्षेत्र है। उत्तर भारत और हिंदी पट्टी है, उसको तो कई बार लोग गोबर पट्टी भी कहते हैं, जहां अंधभक्ति, मैं सिर्फ भक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, अंधभक्ति और पाखंड, अंधविश्वास ये ज्यादा है। धर्म के नाम पर वो कट्टरता पूरी फैलाई जा रही है, और हिंदू धर्म का जो मतलब उस राजनीति के जरिए पैदा किया जा रहा है कि आप एंटी मुस्लिम हो, एंटी माइनॉरिटी हो, जबकि किसी भी धर्म को मानने का मतलब किसी का एंटी होना नहीं होता है जी। तो जो राजनीति की जा रही थी उसके अगेंस्ट राहुल गांधी खड़े होते हैं, और जब वो पहुंचते हैं कश्मीर तक, तो एक ऐसा सफर तैयार होता है जिसने
भारत के वर्तमान को ही नहीं बल्कि अपने अतीत के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक नई इबारत लिखी गई वर्तमान भारत की राजनीति की और भविष्य की एक दिशा तय हुई। उसके बाद जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की जस्टिस के सवाल पर, इस पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों जस्टिस को लेकर के मणिपुर से यात्रा शुरू, जहां पर कुकियो मैतेई समुदाय के बीच जातीय हिंसा का एक पूरा, आप ये कहें कि तांडव पसरा था, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश रहे, गए तो आज तक नहीं। वो राहुल गांधी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो अपने न्याय के एजेंडे को ज्यादा प्रबल तरीके से, ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो राहुल गांधी से हो सकता है सहमत भी हों, उनको भी बड़ी परेशानी हो रही होगी कि राहुल गांधी ने दलितों, पिछड़ों और वंचितों, आदिवासियों के लिए ऐसी कैसे बात कही। मैं देख रहा था ट्विटर पर बहुत सारे ऐसे लोग। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह की बात करने लगे और बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो आदमी बुनियादी बदलाव की बात कर रहा है। ये जब अंबेडकर कर रहे थे तब उन वर्चस्वशाली लोगों के लिए, जो अभी प्रशांत जी कह रहे थे कि जो यथास्थितिवादी लोग हैं, जो सामाजिक वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, उन वर्णवादियों को तो डॉक्टर अंबेडकर से भी तकलीफ हो रही थी, यहां तक कि नेहरू से तकलीफ हुई। और आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी बार बार नेहरू को क्यों काउंटर करते हैं, क्या तकलीफ है नेहरू से, व्यक्तिगत भी और वैचारिक भी। यही नेहरू हैं जिन्होंने जिस डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया बाबा साहब अंबेडकर के जरिए, गांधी के दिशा निर्देश पर, उन्होंने लोगों को मजबूत किया। वो व्यक्ति जो भले ही पूरे दिन मजदूरी करता हो और शाम को एक वक्त का भोजन करता हो, वो भी जब मतदाता के रूप में पहुंचता है तो जनता जनार्दन हो जाता है, मालिक हो गया इस देश का। और नरेंद्र मोदी जो गोलवालकर के तहत जो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले थे, जिन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि कभी वो एससी और ओबीसी का नाम लें, जो आदिवासी को जंगली समझते थे, उन नरेंद्र मोदी को भी अपने आप को ओबीसी बताना पड़ा। ये दबाव था नेहरू का और अंबेडकर का, ये वजह थी नेहरू की। इसीलिए उनको वो कचोटता है कि हमको क्यों अपने आप को ओबीसी जाति में लाना पड़ा और क्यों ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि उनके लिए तो वो शर्म की बात है, वो गर्व नहीं करते उस पर, ये शर्म की बात है उनके लिए। और जो उनका एक मुख्यमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, असम का मुख्यमंत्री, जो अपने ट्विटर हैंडल से कहता है कि शूद्रों और दलितों का काम है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, उसी मानसिकता के लोग हैं। आज राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं कि न्याय तब मिलेगा जब ये 50% की सीलिंग टूटेगी और हम इसको तोड़ करके रहेंगे, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आने जा रही है, लेकिन जो पिछड़ों का सवाल है, जो कास्ट सेंसस का सवाल है, वो हम ला करके रहेंगे, इंडिया अलायंस वो काम करेगा, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी पर हमले भी बढ़ेंगे। अभी राजीव जी, अभी हमले नहीं कम, अब हमले बढ़ेंगे राहुल गांधी पर। तो राहुल गांधी ने तो अपना सब कुछ छोड़ करके, वो सत्ता परक राजनीति, इन सब को त्याग करके राहुल गांधी जिस तरह से इस देश के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए, जो दलित आदिवासी है, पिछड़ा है, उसके लिए जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो भारत के नए भविष्य को लिखने जा रहा है। और हो सकता है कि राहुल गांधी को बहुत बाधाएं आए, उनके पास वो प्रचार तंत्र नहीं है, सत्ता के पास सब कुछ है, सारी पावर उसके हाथ में है, लेकिन सच्चाई को वक्त जरूर लगता है, जीतता वही है। इसको कहते हैं ना कि सत्य पराजित नहीं होता, वो कुछ समय के लिए बाधा तो उसमें हो सकती है, लेकिन उसे कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है कि 2 साल में ना बात समझ में आए, 4 साल में ना बात समझ में आए, लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो इस देश के वंचितों के लिए भविष्य बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उज्जवल बनाने जा रहे हैं। और ये मैसेजिंग तमाम
इस तरह के चैनल्स के जरिए जो गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं है उनके जरिए वो बातें पहुंच रही हैं और लोग उसका वेलकम भी कर रहे हैं और ये परिवर्तन आपको जमीन पर होते हुए भी दिख रहा। मैं अभी गांव से लौटा हूं और मैंने वहां पर भी राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा की बात सुनी है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी सड़क पर मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए बात कर रहे हैं, लेकिन समस्या जहां पर है कि ये जो प्रचार तंत्र है गांव गांव तक भारतीय जनता पार्टी का, वो छल छद्म का, बेईमानी का, झूठ का, वो वहां पर पसरा हुआ है। लेकिन उस कुहासे के बीच से भी अगर लोग राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सत्य धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है और जरूर उसको विजय मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सत्य लोगों तक पहुंच रहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, अभी राहुल गांधी की यात्रा आज खत्म हुई है, आपका स्वागत करता हूं। और आज ही यात्रा खत्म हुई है झारखंड में और ओडिशा की तरफ वो बढ़ गए हैं। कल से वो यात्रा ओडिशा में और उसके बाद छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेंगे और छत्तीसगढ़ में प्रवेश के साथ साथ 2 दिनों का विश्राम होगा। कहा जा रहा है कि 2 दिन के लिए दिल्ली आएंगे और संसद की कार्यवाही को में हिस्सा लेंगे 9 और 10 तारीख। और ये भी खबर आ रही है कि 10 तारीख को सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। तो लेकिन झारखंड में बहुत कुछ हो गया। राहुल गांधी पहुंचे, उससे पहले झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उनकी कुर्सी गई, लेकिन वहां कुर्सी हथियाने की कोशिश बीजेपी करती रही जिसमें नाकाम रही। ये सारी चीजें हमने देखी और आज समापन में राहुल गांधी ने भाषण और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओवरऑल देखा जाए और इस बीच इधर दिल्ली में जो घटना घटी उसमें सबसे बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी और 370, अब की बार 370 की बात, 370 पार या 370 से नीचे की या लगभग 370 की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे 370 कह रहे हैं कि बीजेपी को 370 सीटें आएंगी, ये भी कह रहे हैं। और इसके साथ ही लोगों का इशारा यह भी जा रहा है कि जब 370 की बात आप डॉट कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने ईवीएम में कुछ सेटिंग कर ली है क्या आखिर यही फिगर कहां से आप दे रहे हैं? तो यह बात भी हो रही है। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि झारखंड से लेकर दिल्ली तक, राहुल गांधी से लेकर मोदी तक, मोदी के दावों तक और राहुल गांधी के वादे जो अपनी सभाओं में और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? जी शुक्रिया राजीव जी। आप खबर दे रहे हैं संसद सत्र में 9 की जगह 10 फरवरी तक होगा और इसमें जो कारण बताया गया है वो है कि यूपीए सरकार के समय की आर्थिक नीतियों पर श्वेत पत्र लेकर के सरकार आने जा रही है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब है कि चुनाव का एजेंडा वो संसद से तय कर रहे हैं। संसद को, और दिखा भी है, पूरे सत्र में दिखा है कि संसद को उन्होंने चुनाव का एक तरह से मंच बना दिया और पूरा भाषण भी जो रहा, अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में नरेंद्र मोदी जी का, वो पूरी तरह से चुनावी भाषण ही था। अभी बहुत बातचीत हुई है, प्रशांत टंडन जी ने भी कहा और प्रोफेसर रविकांत जी ने भी कहा, तो वो ये बात, इसमें कोई दो मत नहीं कि अब पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर परिवारवाद का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा वो उठा रहे हैं। और ये भी सच है कि जब परिवारवाद पर बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो जब टोका टाकी हुई तो वो किस तरीके से आम का इमली बोलने लग गए। परिवारवाद को इस तरह से हास्यास्पद तरीके से उन्होंने डिफाइन किया कि सबको समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। तो जब दुष्यंत चौटाला की पार्टी का ध्यान दिलाया गया, रामविलास पासवान की पार्टी का ध्यान दिलाया गया, वो सारे जो एनडीए में हैं, इसी में आप जो बात कह रहे हैं ना 370 वाली बात देखिए, ये थोड़ा सा हम नरेंद्र मोदी जी के साइड से बोलते हैं तो ये 370, धारा 370 का स्मरण दिलाने के लिए उन्होंने ये फिगर रखा है कि ये मुद्दा भी जिंदा रहे पूरे चुनाव के दौरान। ये ईवीएम की सेटिंग से नहीं मतलब है। 400 पार बोलने को आप ईवीएम की सेटिंग से जोड़ सकते हैं, वो स्यूडो जो ये है आत्मविश्वास, उससे जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब वही है। मगर इसी में एक बात और है, जब हम कुछ गलत बोलते हैं तो कुछ और बातें उजागर भी होती हैं ना।
370 अगर बीजेपी का आ रहा है तो एनडीए का कितना आ रहा है? तब तो 30 ही आ रहा है ना। 30, 400 पार बोल रहे हैं तो 30 से ज्यादा 1, 2, 3। आज जब एनडीए है तो बीजेपी के पास 303 है और एनडीए के पास कुल मिला के 333 का ही तो फिगर था, जो बाद में और घटा। यानी ये दूसरे का एकदम नहीं बढ़ने देंगे। प्रतिस्पर्धी का तो छोड़ ही दीजिए, अपने एनडीए के घटक दलों की सीट भी बढ़ने के आसार नहीं देखते हैं नरेंद्र मोदी जी। यही कारण है, यहीं से आपको खोजना पड़ेगा कि 2024 में क्यों नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी अकेली पड़ रही है। क्योंकि अब वो एनडीए के घटक दलों का भी भला होता देखना नहीं चाह रहे हैं और ये खुले तौर पर उन्होंने एक्सेप्ट किया है। जब 370 बोल रहे हैं और 400 पार बोल रहे हैं तो अब इसमें ये बात भी है कि आप देखिए, जब इंडिया की बैठक होती है तो एनडीए की होती है, इंडिया की बैठक नहीं होती है तो एनडीए की बैठक नहीं होती है। उनको लगता है कि हम इंडिया गठबंधन तोड़ चुके हैं, इंडिया का परसेप्शन फाड़ चुके हैं, दूध में नींबू गाड़ चुके हैं। लेकिन क्या ऐसा है? सच तो यह है कि राहुल गांधी जब झारखंड में पहुंचते हैं तो इंडिया की मजबूत गठबंधन सरकार खतरे में होती है और राहुल गांधी जब झारखंड की सरजमी से निकल रहे होते हैं तो उस सरकार को सुरक्षित करके निकल रहे होते हैं। यही तो सच है कि जो आप उल्टा परसेप्शन देना चाहते थे, दूध में आप नींबू गाड़ना चाहते थे, ये तो आप गाड़ना भी चाहते थे, दूध का दही बन गया। दूध फटा नहीं बल्कि दही बन गया। ये है इंडिया गठबंधन के लिए। आपने दूध को फाड़ना चाहा बिहार में, नीतीश कुमार को ही आपने अपने साइड में बुलाया। इतने दिनों से आप क्या बोलते हैं वो स्लीपर सेल बना करके नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रहे थे। तो हुआ क्या? नीतीश कुमार भी एक स्लीपर सेल जीतन राम मांझी के रूप में रखते रहे हैं, लेकिन उल्टा पड़ गया है। वो जो नींबू डाल रहे थे वो फिर से दही जमने की ओर दिख रहा है बिहार में भी, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ के सारे लोग उनकी सरकार को अब आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। एनडीए के लोग नीतीश कुमार को स्वीकार करने के बाद में पछता रहे हैं कि अब तो लोकसभा चुनाव का बेड़ा गर्क हो गया। सारे सर्वेक्षण देख लीजिए राजीव जी, अगोदी मीडिया के सर्वेक्षण देख लीजिए बिहार से, वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को के एनडीए में आने के बाद महागठबंधन के लिए जन समर्थन बढ़ गया है, इंडिया के लिए जन समर्थन बढ़ गया है। ये गोदी मीडिया का सर्वे कह रहा है। तो इसका मतलब है कि आप नीतीश कुमार को अंकगणितीय तरीके से जोड़ भी चुके हैं तो 9 जोड़ 1 10 नहीं हो रहा है, वो और घट करके कितना नीचे जा रहा है उसकी गणना होना बाकी है। तो नीतीश कुमार आपके लिए अभिशाप साबित हो रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे। हम आलोचना करना नहीं चाहते नीतीश कुमार की, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी जो स्टेप लिया, वास्तव में उन्होंने अपने अब तक के अतीत के जो अर्जित संपत्ति राजनीतिक थी उनकी, उस राजनीतिक संपत्ति को उन्होंने एक तरह से नटिया मेट कर दिया। और यही कारण है कि वो जिसके साथ अब जुड़ रहे हैं वहां उनकी पॉपुलैरिटी भी गिर रही है। अब हालात ये हैं कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार जी कोई सफलता हासिल करते नहीं दिख रहे हैं। वो एनडीए को एक बार फिर नुकसान होने जा रहा है। आप इंडिया के खिलाफ में स्टेप ले रहे थे और उल्टा पड़ गया। झारखंड में दिख गया, बिहार में दिखना बाकी है। आपने मेयर का चुनाव जीत करके दिखाना चाहा कि ईवीएम आंदोलन का मतलब नहीं है। दरअसल मैं उसको दूसरे नजरिए से देखता हूं। चंडीगढ़ की घटना को, चंडीगढ़ की घटना यह संदेश देने के लिए थी कि ईवीएम हटाओ आंदोलन जो बहुत तेज हो रहा है देश में, वो है कि तुम ईवीएम हटाओगे तो लाओगे क्या? बैलेट पेपर। देखो बैलेट पेपर को हम कैसे जीतते हैं चुनाव। उन्होंने दिखाया कि तुम बैलेट पेपर लाओगे तो हम वो भी जीतेंगे। यानी ये ईवीएम हटाओ आंदोलन के खिलाफ में उसको कमजोर करने के लिए एक उदाहरण बनाना चाहा। लेकिन हुआ क्या?
हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, लोकतंत्र की हत्या और जिस तरीके से चीजों को अपने हाथ में लिया है, उससे यह साबित होता है कि ईवीएम से बेईमानी करते हो तो हमें, डकैती करते हो तो हम तो रोक नहीं पाते हैं, लेकिन बैलेट पेपर से बेईमानी करोगे तो हम तुम्हारी गर्दन पकड़ सकते हैं। यानी यहां भी जो परसेप्शन देना चाहते थे यह भी उल्टा पड़ गया। तो जनता के दिमाग में अब सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होकर के जा रही हैं। जो संसद भवन से प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं उसका भी सच सामने आ रहा है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार का भी सच आ रहा है। भाई भ्रष्टाचार के बारे में आप बोल रहे हैं, ईडी का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है वो सबके सामने आ रहा है। अब कुछ बचा नहीं है, अब बचा सिर्फ यही है कि जनता, जो आज हमारे हिंदुस्तान की जनता खामोशी से जवाब देती आई है, देना सीख लिया है, वो जवाब देती है तो किस तरीके से, और उस जनता में जो एक विचारधारा की जो बीजारोपण होना चाहिए, जो मजबूत होकर के ये जवाब दे, इस काम में राहुल गांधी निकले हुए हैं। ये बात सही है कि प्रशांत टंडन जी बहुत सही कह रहे थे, वो चुनाव जीतने के लिए नहीं निकले हैं, वो देश बदलने के लिए निकले हैं। चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को माना असली एनसीपी। चुनाव आयोग की बात आप कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी मान लिया है और अजित पवार को दिया है एनसीपी का नाम और निशाना, दोनों निशान जो है, नाम और निशान दोनों एनसीपी का जो है वो अजित पवार को यानी भतीजे को दे दिया गया है। चुनाव आयोग का दावा सभी सबूत और दावे की जांच के बाद किया गया है फैसला, यह चुनाव आयोग का कहना है। शरद पवार से मांगे पार्टी के लिए 3 नए नाम। अब शरद पवार के पास एनसीपी भी यानी ये नाम भी नहीं है। 7 फरवरी तक शरद पवार को बताने होंगे पार्टी के नए नाम। तो देख लीजिए ये खेल जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को मान लिया है कि वही असली एनसीपी है और अजित पवार को दिया गया है एनसीपी का नाम, यानी एनसीपी जो है वो अजित पवार के पास होगा और उसका निशान भी अजित पवार के पास होगा। और यह दावा चुनाव आयोग का है कि सभी सबूत और दावे के आधार पर हमने ये नाम दिए हैं। तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। शरद पवार से मांगे गए हैं 3 नाम कि आप 3 नाम बताइए और वो भी 7 फरवरी तक। आज 6 फरवरी है यानी कल तक आपको बताना है 3 नाम और उस नाम के आधार पर आपको दिया जाएगा सिंबल और नाम आपकी पार्टी का। तो आपको यानी अजित पवार को यहां जैसे उधर आपने देखा महाराष्ट्र में शिंदे के साथ में एकनाथ शिंदे के हवाले कर दिया गया था शिवसेना, वैसे ही यहां चुनाव आयोग ने अजीत पवार के हवाले एनसीपी कर दिया है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं दोस्तों और बहुत महत्वपूर्ण खबर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर, क्योंकि इस देश में चुनाव के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ आपके सामने है। इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अभी इस वक्त की ब्रेकिंग खबर और जिसमें सीधा का सीधा शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब शरद पवार के पास एनसीपी नहीं है, यानी उनकी पार्टी तो है लेकिन पार्टी का नाम नहीं है, पार्टी का सिंबल नहीं है। अब अपनी पार्टी का नाम कुछ और रखना पड़ेगा शरद पवार को और उसके लिए नया सिंबल भी अलॉट होगा। 3 नाम मांगे गए हैं खासकर इधर से यानी कि शरद पवार की तरफ से। ये सब कुछ आप देख रहे हैं इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर और चुनाव आयोग की बात हमारे साथी प्रेम कुमार जी कर रहे थे। ईवीएम की चर्चा हम कर रहे हैं, बैलेट पेपर बनाम ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ आपके सामने। इसी में एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा प्रेम कुमार जी और फिर आगे बढ़ेंगे और सीधा आना चाहूंगा संजय कुमार सिंह साहब आपके पास। प्रेम कुमार जी। राजीव रंजन जी, ये फैसला अनएक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग का चरित्र सबके सामने है, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड बात मुझे एक लाइन में ही कहता हूं वो ये दिखती है कि जब यही अजित पवार जब देवेंद्र फडणवीस के साथ में सुबह सवेरे शपथ ले रहे थे और राष्ट्रपति शासन हटा करके, तब पूरी की पूरी पार्टी को शरद पवार ने अपने साथ खड़ा कर लिया था। विश्वास नहीं होता कि स्थिति ऐसे उलट गई कि पार्टी अजित पवार के साथ है और शरद पवार की कोई बड़ी भूमि वो देखते रह गए। तो हमें अब भी इस अंदरूनी पॉलिटिक्स को हमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है। शरद पवार क्या वाकई अलग पार्टी बनाना चाहते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, इस पर अभी नजर रखनी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे क्या कुछ होगा इस पर नजरें टिकाए रखनी होगी, इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं।
48 सीटें कम नहीं होती हैं। सेकंड पोजीशन है पूरे देश में सीटों के आधार पर, लोकसभा सीटों के आधार पर महाराष्ट्र का। पहला राज्य उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें और दूसरा राज्य 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र। और 48 सीटों में से 23 सीटें पिछली दफा बीजेपी के पास थी, 23 सीट्स। और खेल यहां एनसीपी और शिवसेना के बीच उन्होंने कर दिया, सरकार बना ली, ऑपरेशन लोटस वहां कामयाब हो गया। लेकिन क्या महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है और जो आने वाले समय में चुनाव आयोग बनाम जनता या चुनाव आयोग बनाम अभी तो कुछ वकील, कुछ और लोग ये सब जो कर रहे हैं, ये कितना इस देश के लोकतंत्र को मजबूत कर पाएगा, ये भी देखना होगा। आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब, जरा इसी खबर से आगे बढ़ेंगे राहुल गांधी की तरफ भी। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उस पे भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच बहुत सारे ऐसे मसले हैं और आने वाले समय में और भी बहुत सारे मामले आएंगे जिस पर निगाहें टिकानी होगी जनता को। खासकर विपक्षी दल तो अपने हिसाब से काम कर ही रहे हैं। क्या कुछ देखते हैं आप महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक? जनता फैसला कर देगी, कर देना चाहिए। जैसे इमरजेंसी का फैसला कर दिया था और जनता पार्टी का भी फैसला 2.5 साल में ही कर दिया था, तो बहुत तेज चलने वालों का फैसला बहुत जल्दी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि फैसला जनता कर देगी। और महाराष्ट्र में तो वाकई दिलचस्प होने वाला है। और जिस ढंग से शिवसेना और अब अजीत पवार गुट अलग अलग हो गए और जिस ढंग से चुनाव आयोग ने मान्यता दी, तो उससे पता चल रहा है कि सरकार कैसे काम कर रही है और देश की राजनीति कैसे क्या चल रही है, इसका असर है। और इसी असर से घबराए हुए लोग हैं जो जरा से भी परेशान हो जाते हैं। माने परेशान तो वो वैसे भी पहले हो जाते थे, वो तो यही चाहते हैं कि कोई उनका विरोध ना हो, उनसे कोई सवाल नहीं किया जाए। लेकिन अब जनता ने ये देख लिया कि सवाल करने पे क्या होता है। तो मन की बात करना एक बात था, चल ही रहा था, उस पर किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मन की बात के बीच में अगर कुछ सवाल कर दिया जाए तो क्या होगा, वो जनता ने देख लिया। तो 10 साल में मुझे लगता है कि न सिर्फ नरेंद्र मोदी को, पूरे आरएसएस परिवार को लोगों ने देख लिया है। तो पहले अगर जनता को 50 साल लगा बीजेपी को यहां तक आने देने में, और अगर योगी जी जो अभी दूसरे सबसे बड़े नेता बीजेपी के बनाए या बताए जा रहे हैं, उनको संसद में रोना पड़ा था, तो हेमंत सोरेन एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कहा कि मैं अपने आंसू बचा के रखता हूं। तो ये नेताओं की क्वालिटी और लेवल है कि अगर, मैं तो यही कहूंगा कि जाति व्यवस्था अभी तक कायम है और राहुल गांधी को इसीलिए उस पर बात करनी पड़ रही है, और नरेंद्र मोदी या बीजेपी नहीं चाहती है कि वो सब हो। लेकिन उस व्यवस्था में अगर योगी जी को संसद में रोना पड़ा था और हेमंत सोरेन इस व्यवस्था में नहीं रो रहे और कह रहे हैं कि मैं अपने आंसू बचा के रख रहा हूं, तो फर्क पता चल रहा है कि नेताओं का लेवल, नेताओं की क्वालिटी में कितना फर्क आया है या कितना डेवलप हुआ है। तो उस स्थिति में अब अगर हम ये मान लें कि वोटर भी उसी लेवल से डेवलप हुआ है या उसी हिसाब से डेवलप हुआ है, तो बिल्कुल स्थिति अलग होगी। उसमें मीडिया का रोल अपनी जगह है, जो मैं देख रहा हूं, और मीडिया की जो गड़बड़ी है। मीडिया के रोल में मैं पेटीएम को बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मानता हूं कि पेटीएम से बहुत क्लियर है कि किस लेवल पे कैसे घोटाला या गड़बड़ी हो जा रही थी या किसी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। आरबीआई का जो ऑर्डर है वो सीधे सीधे कहता है कि आप आदेश नहीं मान रहे थे, बार बार उसका उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए ये कार्रवाई की गई है, और चूंकि वो सार्वजनिक हो गया इसलिए तुरंत शेयर मार्केट में शेयर गिरने लगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आम आदमी को ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लग रहा है कि ये हो कैसे गया। सब लोग समझ रहे हैं कि पेटीएम तो सरकार की कंपनी थी और पेटीएम का शेयर अगर इतना गिर रहा है तो कुछ गड़बड़ जरूर है। तो कुछ नहीं तो ये मैसेज तो जाहिर है कि अब संभाल नहीं पा रहे। अगर संभाल लेते, उस पर कुछ बोल देते, अपना अगर सरकार अपना पोजीशन क्लियर कर देती, तो जो होता सो होता। लेकिन कुछ नहीं करने का मतलब तो ये है ना कि अब संभल नहीं रहा है। रिजर्व बैंक को आखिर कार्रवाई करनी पड़ी। रिजर्व बैंक की तरफ से जो आदेश दिया जाता था, और वो जाहिर है दिखाने के लिए था या औपचारिकता होती थी और तब सब चल रहा था, लेकिन जब हद से पार कर गया मामला तो उसको चिट्ठी लिखनी पड़ी, सार्वजनिक करना पड़ा, और उसका ये असर हुआ। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया कि पेटीएम को सपोर्ट किया जा रहा था या पेटीएम को पैसा कमाने दिया जा रहा था, और अखबारों में खबर नहीं छप रही है। तो जनता ये समझ रही है कि क्या हो रहा है, और बिना खबर छपे भी लोग जैसे सूचनाएं मिलती है वैसे मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि काम हो रहा है, और जो घबराहट का स्तर है, जिस ढंग से लोग परेशान हो रहे हैं, उससे भी पता है कि जनता तक मैसेज पहुंच रहा है।
उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो फैलाया जाता है उसमें आज एक नई चीज मुझे दिखी, एक नया वो आया कि एक मुसलमान कह रहा है कि मोदी जी के राज में दंगा नहीं होता है, और गुजरात में अगर दंगा हुआ था और मोदी जी ने ही करवाया था तो कांग्रेस ने सजा कहाँ दिलवाई? तो कांग्रेस तो ठीक नहीं है, बीजेपी ही ठीक है। कम से कम ईडी तो लगा देती है, कांग्रेस के पास भी तो ईडी थी, उसने ईडी को नहीं लगाया। तो इस लेवल पे प्रचार किया जा रहा है और इस लेवल पे व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो पहले मुझे लगता है कि अगर व्हाट्सएप फॉरवर्ड का एक स्तर होता था तो वो भी बहुत नीचे गिरा है, वो भी बहुत नीचे आ गया है। तो पूरी स्थिति ये है कि सरकार जो है जिस ढंग से इन्होंने चुनाव लड़ा, मतलब एक था कि चुनाव जीत करके आप आ जाते और एक ढंग से काम करते, एक लाइन पे काम करते और उस लाइन से आप उस पर उम्मीद करते कि एक वोट मिलेगा। तो आपके पास ये स्थिति है कि धर्म आपका चला नहीं, तो आप जातिवाद पे गए, वो चला नहीं। जातिवाद चला नहीं तो आप कांग्रेस को बदनाम करें, उसमें नेहरू जी को ले आए अभी भी। तो इस ढंग से सब लोग देख रहे हैं कि इनके पास कुछ है नहीं, ना पहले ना आगे के लिए कल्पना है। और उसमें अब आप 2014 से पहले की फाइनेंशियल स्थिति पे व्हाइट पेपर लाएंगे। 10 साल क्यों नहीं लाए? 10 साल लाना चाहिए था। तो अब इलेक्शन के पहले लाएंगे और उसमें क्या बताएंगे? व्हाइट पेपर तो नोटबंदी पे आना चाहिए, व्हाइट पेपर तो जीएसटी के फायदे या नुकसान पे आना चाहिए। तो व्हाइट पेपर आ रहा है 2014 से पहले की अर्थव्यवस्था पे। तो अब सब लोग समझ रहे हैं और समझना चाहिए, नहीं समझ रहे हैं तो उनको बाकी लोग भी, हम जैसे लोग भी समझाएंगे और समझा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हालत बहुत खराब है और मैनेज करने के लेवल से निकल गया है। और चूंकि अकेले या एक दो लोगों को या बहुत कम लोगों को मैनेज करना है, इसलिए मैनेज हो जाएगा इसकी उम्मीद करना भी बेकार है। तो बहुत ही खराब हालत है और रोज गड़बड़ होती रही, रोज कुछ ना कुछ बढ़ रहा है और रोज नुकसान हो रहा है। जो भी कर रहे हैं उससे नुकसान ही हो रहा है, फायदे की कोई बात ही नहीं दिखाई दे रही। किसी भी कदम से जो भी कर रहे हैं वो इतना ज्यादा हो गया और इतना रिपीटेशन है उसमें कि कोई फायदा होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। आगे देखते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं होता क्या। सबसे बड़ी बात डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कि राहुल गांधी क्या अपनी बातों को जन जन तक पहुंचा पा रहे हैं, उसमें सफल हो पा रहे हैं? जो कुछ जितनी बातें, जितने मुद्दे राहुल गांधी लेकर आ रहे हैं, क्या वो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हिल जा रहे हैं, उनके दावे की पोल खुल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर फिर से ओबीसी पे आना पड़ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से कर्पूरी ठाकुर का नाम लेना पड़ता है। लेकिन क्या ये जनता समझ रही है? या जो बात यहाँ कह रहे थे संजय कुमार सिंह साहब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये बताया जा रहा है कि मोदी जी के समय में अगर ऐसा हुआ, गोधरा कांड हुआ, तो उस समय कांग्रेस की सरकार यहाँ थी केंद्र में, उसने क्या कुछ कर दिया? आखिर वो उस समय ईडी क्यों नहीं लगवाई? तो उलट के उन्हीं के ऊपर। क्या यही एक ये परिपाटी है या कुछ और है? परिवर्तन देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है कुछ और, या वो दिखाई दे रहा है जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में भाषण देते वक्त कह रहे थे? नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक और उसके बाद राहुल गांधी, यानी राहुल गांधी को घेरने के लिए नेहरू और इंदिरा याद आते हैं। ये तमाम बातें कैसे देखा जाए? राजीव जी, अगर राहुल गांधी की बातों का असर नहीं होता तो ऐसा क्या कारण है कि लाखों लोग अपना सब काम धाम छोड़ के उनके पीछे जाते हैं? उनकी अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता लोग हैं, उनका चलना तो समझ में आता है, लेकिन बहुत ही सामान्य लोग, उनमें से कौन है? अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक तरह से बेरोजगार हैं, छात्र हैं, युवा हैं, ये लोग भी सामने आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो दूसरा मुद्दा है, देखिए जातिवादी जनगणना की जो बात है, वो राजीव जी, मेरी आवाज आ रही कि वीडियो रुक गया है? जी। तो पहले जो उन्होंने जो जातिगत जनगणना की बात उठाई थी, उस समय भी पहले लोगों को नई बात जरूर लगी थी, लेकिन बहुत ही जल्दी लोगों ने उसको एडॉप्ट कर लिया। उसका एक कारण ये था कि देखिए नीतीश कुमार भी उस समय इनके साथ थे। अब नीतीश कुमार को जो बड़ा झटका जो लगने वाला है वो इसलिए लगने वाला है कि जिस बात को पहले उन्होंने उठाया था अब वो उनके हाथ से छिन गया है। इसमें आरक्षण की भी बात पे मैं आता हूं, जिसके बारे में थोड़ा सी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। और दूसरी, अभी इन्होंने जो दूसरी बात कही कि हम 50% की सीलिंग हटाएंगे। देखिए ऐसा है कि 1992 में जो इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार का एक मामला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच ने एक तरह से सीलिंग कर दी थी कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए आरक्षण।
इसके बावजूद कई राज्यों में जो डेमोग्राफिक जो कंडीशन थी, जो समीकरण थे, जाति जो वहां पे जो अलग अलग जाति के लोग थे, उसके अनुसार ये मांग तो हमेशा बहुत सारे राज्यों की होती रही है कि इस सीलिंग को हटाया जाए। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये जो आज जो पासा फेंका है या दांव चला है या जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, जैसे भी उसको कहा जाए, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को छुआ है। इस समय केवल तमिलनाडु एक अपवाद है जहां 50% से अधिक की जो है वो आरक्षण है। बाकी कई राज्यों ने इसको करने की कोशिश की थी, उसके बाद भी या तो सुप्रीम कोर्ट में जब भी मामला जाता था तो उसको 50% पे सिमटा दिया जाता था। बिहार ने हाल ही में जो उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए जो बात की आरक्षण की, इसके अनुसार तो 75% तक आरक्षण नीतीश बाबू ने सोच कर रखा हुआ था। अब देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर क्या उस 75% की बात कर सकेंगे कि 75% लोगों को उनके राज्य में आरक्षण दिया जाए। 75 क्या 50% के ऊपर तो भारत सरकार खुद ही लाने के लिए राजी नहीं है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि अब ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी और कांग्रेस के हाथ में है। इसको अब ये बात जरूर है कि इसको कम्युनिकेट कैसे किया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि चुनाव अभी आया नहीं है इसलिए हमें नहीं पता कि इसका क्या असर होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले 20 मार्च तक जब बढ़ेंगे, इसी बीच जो है एक तरह से चुनावी घोषणा पत्र भी लोग अपने आप सामने लाना शुरू कर देंगे, लोग चुनावी बातें करने लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से एक तरह से कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का एक तरह से जो चुनावी घोषणा पत्र है वो राहुल गांधी के जरिए चला जाएगा। इसमें इन्होंने एक और मुद्दा जोड़ा है जो मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में बहुत सारे जो यथास्थितिवादी जो पार्टियां वो हमेशा कहती रही थी कि आरक्षण जो है वो आर्थिक स्थिति को देख के करना चाहिए। तो राहुल गांधी ने इसमें कहा है कि सभी जाति में जो है लोग जो है वो उसमें गरीब भी हैं, तो हम सामान्य वर्ग को उससे वंचित नहीं करेंगे। एक बात और उन्होंने कही कि एग्जिस्टिंग जिन लोगों को अभी आरक्षण मिल रहा है उनका कोई कोटा हमें छीनना नहीं है। इसके अलावा हम 50% से आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर सबको सेटिस्फाइड करेंगे। चुनाव के पहले ये मुद्दे अपील करते हैं। वैसे ही जैसे मैं इसको ठीक अब दूसरी तरफ जा रहा हूं, पॉलिटिकल स्टोरी जो है महाराष्ट्र से जो आई है कि इसमें शरद पवार का जो मामला है, देखिए शरद पवार अभी भी वहां पर के सबसे बड़े नेता हैं, चाहे पार्टी टूट जाए लेकिन शरद पवार अपने आप में जिनको हम कहते हैं वन मैन आर्मी है, वो जहां खड़ा हो जाते हैं समझिए कि वहीं पर पार्टी होती है। तो इस समय अब जब चुनाव के मैदान में जाएंगे तो उस समय दो लोग जो है वो अपनी सहानुभूति को महाराष्ट्र में खो चुके हैं। एक नाथ शिंदे का गुट शिवसेना का और दूसरा अब अजित पवार का गुट, जो थोड़ी बहुत मिलने जुलने की प्रक्रिया चल रही थी या संभावना बनी हुई थी खत्म हो जाती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के जो भूतपूर्व हो गया समझिए कि अब जो शरद पवार जो है पता नहीं क्या नाम लेके आते हैं, क्या उन्हें सिंबल मिलता है, उसके बाद उद्धव ठाकरे, ये तीनों मिलके मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनेगा। बशर्ते आज एक और स्टोरी हुई है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे ने एक भाषण दिया था, उनपे उन्होंने कहा था कि हम तो कभी भी बीजेपी से अलग हुए ही नहीं। मोदी जी के लिए कहा हम आपके दुश्मन नहीं है मोदी जी, आपने ही हमें दुश्मन बना दिया। तो लोगों को एक संकेत ये मिला कि उद्धव ठाकरे जो है वो शायद उनका भी मन डोल रहा है। इसको प्रोजेक्ट किया गया है गोदी मीडिया के द्वारा कि अब उद्धव ठाकरे का भी मन डोल रहा है और एनडीए की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। मैंने अपने महाराष्ट्र के कुछ मित्रों से बात की तो उन्होंने जो बाकी जो चीजें कही है कि किन किन कारणों से हम आपसे अलग हुए, ये बात उन्होंने बड़ी सीधे रूप में कह दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का समय जैसे जैसे आएगा ये बातें और रेखांकित होगी, इसको और नए तरीके से इसको प्रसारित किया जाएगा, क्योंकि अभी राहुल की बात को फिलहाल इंडिया गठबंधन जो है वो अभी उसको एम्पलीफाई नहीं कर रहा है, आगे तक नहीं बढ़ा रहा है। अब देखिए समीकरण ऐसे बन गए कि जो भी कांग्रेस से अलग होगा इंडिया गठबंधन में, उसका फायदा जो है वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ के जा रहा है। बिहार सबसे अच्छा उदाहरण है। बिहार में देखिए कि जैसे ही नीतीश कुमार अलग हुए, अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ही घाटा होने जा रहा है। इसका ज्यादा फायदा जो है वो इंडिया गठबंधन के जो बचे साथी रह जाएंगे बिहार में वो होंगे। यही कारण है कि इतनी डेस्परेट है बीजेपी। ये चाहे झारखंड का मामला हो, उसके बाद दूसरा जो आपका है मेयर का जो चुनाव है चंडीगढ़ का वो, और तीसरा आज जो महाराष्ट्र में जो एनसीपी को इसी को डिक्लेयर कर दिया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा। हम मान के ही चलते हैं कि निर्वाचन आयोग तो उनका मतलब साथी ही है, जैसे कमल के पत्ते पे बैठी हुई ओस की बूंद होती है कि उसके साथ है या अलग है, आप उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, वो साथ भी है और अलग भी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग ने जितना अच्छा साथ निभाया है महाराष्ट्र में और उस तरीके से शरद पवार को अलग थलग करने की कोशिश की है,
लेकिन शरद पवार मुझे ऐसा लगता है कि वापस मजबूती से आएंगे, और शरद पवार का इतिहास भी रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव को नजदीक आने दीजिए, चुनाव की एक बार घोषणा हो जाने दीजिए। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, अंतिम बात की मोदी जी ने देखिए वहां पर जितनी भी बातें कही, चाहे वो 370 हो, अपने जो श्वेत पत्र हो यूपीए का, उन्होंने राम मंदिर के बाद बहुत पीछे में कही है। आप उस को देखिए, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि राम मंदिर 22 जनवरी के बाद उन्होंने जब पहली बार सदन में इस समय शुरू हुआ तो उन्होंने राम राम से शुरुआत की थी, आप याद कीजिए। लेकिन राम राम के दूसरे ही दिन जो है राम मंदिर कहां चला गया पता नहीं, उनके भाषण को काफी नीचे दब गया। तो ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर भी कोई बहुत ज्यादा उनके फायदा डिविडेंड देने वाला नहीं है। अब यूपीए वाली जो श्वेत पत्र लाने की जो बात है, लोग तो कंपेयर करने शुरू कर देंगे। अगर आप श्वेत पत्र लाते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आप जैसा का वैसा पुटअप करेंगे, लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? मुझे लगता है कि लोग जो यूपीए सरकार के कामों को भूल गए थे, वो शायद फिर से जो है लोगों के जहन में आ जाएंगे, और ये नुकसान जो है शायद भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। लोग भूलने लग गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के कामों को, तो अब भारतीय जनता पार्टी फिर से याद दिला दे रही है। चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा है, और अगर कंपैरिजन होता है यूपीए गवर्नमेंट के कामों का और बीजेपी गवर्नमेंट के 10-10 सालों का, तो मुझे लगता है बीजेपी नुकसान में रहेगी। राजीव जी जी, बीजेपी हो सकता है, क्योंकि ये जो खबर है अभी पहले प्रेम कुमार जी और उसके बाद अभी उसका जिक्र कर रहे हैं हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और संजय कुमार सिंह साहब ने भी इसका जिक्र किया कि अब यहाँ 9 तारीख को जो संसद की कार्यवाही, बजट सत्र जो अभी अनुपूरक बजट लेके आए हैं अभी एनडीए सरकार या बीजेपी सरकार कह लें, उस बजट सत्र का समापन अब 9 की जगह 10 तारीख को होने जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आखिरी 2 दिन में ये लेकर आ रहे हैं श्वेत पत्र। यूपीए सरकार के समय आर्थिक मसलों को लेकर यहाँ व्हाइट पेपर लाकर और इस पर चर्चा कराना और मनमोहन सरकार की खिल्लियां उड़ाना, यही उसका मुख्य उद्देश्य रहेगा, ये साफ जाहिर होता है। और उसको चुनावी मामले में लेकर जाना, यानी कहीं ना कहीं चुनाव की रणनीतियों, गतिविधियों में ये बताना कि देखिए हमारा 10 साल बनाम उनका 10 साल। कितना सफल होते हैं मोदी जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। प्रचार तंत्र उनका बहुत तगड़ा है, प्रचार तो पहुंचा देंगे गांव-गांव तक, लेकिन जनता क्या अभी भी उसी प्रचार पर भरोसा करती है? सवाल है, एक बड़ा सवाल। इसी सवाल को जरा जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके जरिए। राजीव जी, देखिए जनता बहुत से माध्यमों के जरिए अब चीजों पे नजर दौड़ाती है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी मन की बात करते रहेंगे और जनता जो है उसको झेलती रहेगी। अब जनता जो है वो बहुत से माध्यमों से अब चीजें लेती है। ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है मोदी जी की और अच्छी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके जवाब में भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं। तो मतलब अकेले मोदी जी वाइस चांसलर नहीं है उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, उसमें दूसरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियां भी खुल गई हैं और मोदी जी से ज्यादा तगड़े लोग वहाँ मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के सिर्फ मोदी जी जो कहेंगे वही नहीं सुना जाएगा, दूसरी तरफ की बातें भी सुनी जाती है। आप देखिए कि मोदी जी ने कल जैसे ही बात की, परिवारवाद की, और गौरव गोगोई ने उनको जो याद दिलाया, तो वो 26 सेकंड की क्लिप मोदी जी के भाषण से ज्यादा वायरल हो रही है। लोग बता रहे हैं कि मोदी अबड़ा गए, उनके मुंह से अबड़ा जबड़ा यानी क्या क्या निकलने लग गया। तो यानी ये मोदी जी जब कहेंगे वो जो वो नहीं सुना जाएगा, दूसरे लोगों की बातें भी सुनी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के मोदी जी जो कहना चाहते हैं वो कहें, उनको कहने पे कोई रोक नहीं है। मोदी जी चूंकि मोनोलॉग करते हैं, एक तरफा संवाद करते हैं, तो उनकी अपनी अदा है, वो करें एक तरफा संवाद, उनका अधिकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं। जनता ने उनको प्रधानमंत्री इसलिए चुना था कि वो 18 घंटे भाषण दें, क्योंकि बिना भाषण के देश चल नहीं सकता है। तो अपना काम करते हैं, बखूबी करते हैं, 18 घंटे भाषण देते हैं, तो उस काम को लगेंगे। लेकिन कल प्रधानमंत्री एक बड़ी अच्छी बात कह गए राजीव जी, उसकी तब लोगों को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान प्रेम कुमार जी ने जरूर दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 370 जीतेगी, एनडीए 400 जीतेगा। अब एनडीए में तो 38 दल थे, उसमें शिवसेना भी है, उसमें अजीत पवार की एनसीपी भी है, उसमें नीतीश कुमार की जेडीयू भी है, एलजेपी भी है, दोनों एलजेपी हैं उसमें। तो ये सब मिलाकर के जो है 38 दल जो वो 30 ही जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 जीतेगी। तो ये कुल मिलाकर के जो है जिस तरह की चीज है, तो उसमें लगता है कि प्रधानमंत्री जो है वो थोड़ा अति उत्साह में आ जाते हैं, और कभी कभी आना भी चाहिए, प्रधानमंत्री तो अति उत्साह होना भी चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्य लंबा लेकर के चलते हैं। पहले राजीव जी पंचवर्षीय योजनाएं हुआ करती थी, योजना आयोग होता था तो 5 वर्ष की योजना बनाता था, उसके लिए बजट भी आवंटित होता था। लेकिन अब तो 2047 की बात होती है, 25 साल का लक्ष्य रखा जाता है।
तो अब 10 नवंबर को या 10 फरवरी को या 9 फरवरी को जो आर्थिक समीक्षा की जाएगी, जो रखा जाएगा, तो वो मनमोहन सिंह की तो 10 साल की समीक्षा होगी, लेकिन मोदी जी की सरकार 25 साल में क्या करने वाली है और 25 साल में कैसे विकास होगा देश का, ये बताया जाएगा। अमलेंदु जी, आपकी तरफ से आवाज़ बीच बीच में गड़बड़ हो रही है। खैर, लेकिन बहुत जो इम्पोर्टेंट मैं आपको रोकना चाहूँगा, जो इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं 25 साल नहीं, बल्कि अभी तो मोदी जी ने 1000 साल की बात की है। अब अगले 1000 साल के भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। ये चीज़ें चलती रहेंगी। एक तरफ नरेंद्र मोदी, जिसकी चर्चा बार बार आएगी दोस्तों। कई लोग लिखते हैं कि आप उनकी चर्चा क्यों ज़्यादा कर रहे हैं। अब सत्ता पक्ष है, चर्चा करनी पड़ती है, तुलना करना पड़ता है, और वो तुलना अगर ना करें, सिर्फ एक तरफा बातें करें, तो वो भी ठीक नहीं है। अगर 370 या 400 की बात कर रहे हैं तो किस दावे के साथ कर रहे हैं, या वो जो कह रहे हैं उनका प्रचार तंत्र बहुत तगड़ा है, उसको चुपचाप हम सुन लें और अपनी बात सिर्फ करते रहें तो नहीं होगा। उन बातों को, उन दावों को काटना भी होगा लॉजिकली। अगर वो सही है तो सही, गलत है तो गलत कहना होगा, इसलिए ज़रूरी है। लेकिन पैरेलली राहुल गांधी की जो यात्रा, न्याय यात्रा निकल रही है, उस यात्रा से क्या कुछ जनता तक पहुंच रहा है? क्या उस यात्रा से मणिपुर से लेकर झारखंड तक में राहुल गांधी ने बहुत कुछ दे दिया अपनी पार्टी के लिए या अपने गठबंधन के लिए? क्या इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने वो मजबूती दे दी जिस मजबूती की उम्मीद करके राहुल गांधी निकले थे, या उससे भी ज्यादा उनका गठबंधन या उनकी पार्टी ने पा लिया? ये भी समीक्षा का एक विषय है। और इसके लिए जब हम आगे बढ़ते हुए झारखंड पहुंचते हैं तो यहां दिखाई देता है कि एक सरकार, जो बनी बनाई सरकार थी, उसको गिराने की कोशिश हो रही थी, और उसमें बीजेपी सब कुछ इतना रहने के बाद भी सफल नहीं हो पाई। प्रशांत टंडन जी, सफल नहीं होने के पीछे क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा या डरो मत का नारा बुलंद करने का जो मामला है, वो ये सब भी काम आया? क्या एकजुटता काम आई? कल भी चर्चा हम कर रहे थे कि ये जितनी चीजें हुई हैं उसमें देखिए कि हर जगह कांग्रेस के विधायक इंटैक्ट हैं, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे वो झारखंड की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, हर जगह कांग्रेस के विधायक इंटैक्ट हैं, कांग्रेस के विधायक कहीं नहीं टूटे। तो यानी राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वो फेविकॉल वाला जो जोड़ है वो दिखाई दे रहा है, ये माना जाए। कैसे देखते हैं इसको आप? जी, बल्कि रोज इंडिया गठबंधन राजीव जी मजबूत हो रहा है, मैं तो ये कहूँगा। और अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि एक बात आई थी कि अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा का न्योता नहीं गया था, तो खड़गे जी ने उनको इनवाइट किया और अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अमेठी या रायबरेली में 16 तारीख को शामिल होंगे, 16 फरवरी को। तो उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर साथ दिखाई देंगे। यूपी के लड़के एक कैंपेन चला था, याद होगा आपको जी। दूसरी बात राजीव जी ये कि जो बात इलेक्शन कमीशन का फैसला है, एकदम बेबुनियाद फैसला है। पहली बात, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी केवल लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टी एक पूरा संगठन होता है। उसमें जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कार्यकारिणी, सिंबल, अकाउंट, सब कुछ होता है, कार्यकर्ता। क्या अजीत पवार के पास सब कुछ है? ये पहली बात। दूसरी बात राजीव जी ये है कि सिंबल आज की तारीख में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ज़माने में सिंबल का बदला जाना कोई महत्वपूर्ण, वो कोई बहुत अहमियत नहीं है। महाराष्ट्र की जनता बड़े आराम से पवार को चूज करेगी अजीत पवार के सामने, सिंबल कोई भी हो। कांग्रेस पार्टी 3 सिंबल बदल चुके हैं कांग्रेस पार्टी में, हाथ का पंजा तीसरा है। नेहरू जी के ज़माने में 2 बैलों की जोड़ी थी, इंदिरा गांधी के समय में हलधर, वो गाय और बछड़ा था, और उसके बाद अब हाथ का पंजा है। और तीनों सिंबल से कांग्रेस सत्ता में आ चुकी है। वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का ज़माना नहीं था। तो बहुत कुछ जो है अभी जनता
को इतना आसान नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ भी वो कहेगा और जनता मान लेगी। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट चुनाव की दिशा नहीं तय कर सकते। एक बात, दूसरी बात जो चर्चा राजीव जी हो रही है, मैं ये देख रहा था मोदी जी के भाषण के इर्द गिर्द बहुत सारी बातें हो रही है। नेहरू आ गए वहां पे, व्हाइट पेपर मनमोहन सिंह के, और परिवारवाद आ गया, दुनिया भर की बातें आ गई। मैं पूछना चाहता हूं कि भगवान राम कहाँ गए? मैंने राजीव जी कहा था कि भगवान राम, इनके अयोध्या का राम टेम्पल को लेकर मोदी जी चुनाव में नहीं जा पाएंगे। मनमोहन सिंह के सरकार के व्हाइट पेपर पर चुनाव में जाएंगे। इंडिया शाइनिंग याद है? ये उसी तरफ इनको मोदी जी के, मुझे लगता है कि मोदी जी के इनर सर्किल में कांग्रेस ने कुछ लोगों को प्लांट कर दिया है और वो इनको बहका रहे हैं। आप 370 की बात कर रहे हैं। अभी तो तमाम सारे जो इनके बीजेपी के पक्षधर, जो कॉलम लिखने वाले लोग हैं, जो पत्रकार हैं, जो टीवी चैनलों पे आते हैं, वो तो ये कह दें कि राम टेम्पल का उद्घाटन हो गया, मोदी जी ने पूजा पाठ कर दिया, चुनाव हो गया। तब भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि एक हफ्ते के अंदर बदलेंगे। तो कहाँ है राम टेम्पल? तो 370 पे चुनाव लड़ेंगे, मनमोहन सिंह के ज़माने के इकोनॉमिक पॉलिसी पे वाइट पेपर ला के चुनाव लड़ेंगे, नेहरू से चुनाव लड़ेंगे। किस पर लड़ेंगे मोदी जी? तय कर लें एक बार। दूसरी चीज़ की राजीव जी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस इस वक्त जिसको कहें कि नैरेटिव सेट करने में फ्रंट फुट पे है। अभी महाराष्ट्र की बात हो रही थी राजीव जी, मैं सुबह का सामना अखबार जो उनका है वो पढ़ रहा था, शिवसेना का मुख्य पत्र है। अब उसकी हेडलाइन बताता हूँ आपको राजीव जी। महाराष्ट्र में भाजपा की गुंडागर्दी जारी है, उद्धव ठाकरे का हल्ला बोल, ये है। और हेमंत सोरेन पर उन्होंने संपादकीय लिखा है, और उसको संपादकीय के एक लाइन में पढ़ के सुना दूँ आपको। वो लिख रहे हैं संपादकीय में कि रोए नहीं झुके नहीं, आज के राजनीतिक माहौल में हर कोई नीतीश कुमार, अजीत पवार या एकनाथ शिंदे नहीं होते, कुछ स्वाभिमानी हेमंत सोरेन भी होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसका एहसास हो गया होगा। अब ये सामना लिख रहा है जी, जो कि शिवसेना का अखबार है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें जाता है। तो बहुत सारी बातें जो मीडिया में आती हैं वो पता नहीं कहाँ से, उसका सोर्स क्या होता है और क्या चीज़ें कहाँ से आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें एक दिशा में जा रही है। और मोदी जी का जो 2024 को लेके जो दिशा है उसमें भटकाव है, रोज नया कुछ आ रहा है। और मुझे बड़ा सीरियस डाउट है कि उनकी जो कोर टीम है उसके अंदर कोई कांग्रेस का आदमी लगता चला गया है। जी बिल्कुल, राजीव जी, हो सकता है कि स्लीपर सेल इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं, कौन किसके लिए काम कर रहा है पता नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि चुनाव सामने है और चुनाव के हिसाब से सब अपने अपने नैरेटिव को, एजेंडा को सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और मोदी जी हों या इधर राहुल जी हों, दोनों अपने अपने राह पे हैं। राहुल गांधी को सत्ता पर काबिज होना है और मोदी जी को सत्ता से हटाना है या सत्ता को दोबारा लाना है, क्योंकि कल भाषण में वो कह भी रहे थे कि अब बस थोड़े दिन की बात है और तीसरा टर्म हमारा है। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, उसी नैरेटिव के इर्द गिर्द चर्चाएं भी हो रही हैं। जरा इस विषय पे भी आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके जरिए कि एक मैसेज, एक नैरेटिव सेट, अब 370 पे खूब चर्चा हो रही है, 400, अब की बार 400 पार, उसकी चर्चा हो रही है। तो एक जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं उनको लगता है कि नहीं जी, जब सब कुछ इधर ही जा रहा है, राम मंदिर की बात हो रही है, जब उन चीज़ों को हवा नहीं दिया जाए तो फिर वो मुद्दे दब जाते हैं।
और यहाँ क्या एक स्पेशली एक वर्ग विशेष के जरिए ये करने की कोशिश करके, और जो नैरेटिव राम मंदिर का सेट करने की बात हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर के जरिए ओबीसी समुदाय तक पहुंचने की बात हो, या कल ये कहना कि हमसे बड़ा ओबीसी कोई और है क्या। और एक बात और कि सरकार में ये भी अभी सुन रहे थे आप कि सरकार में इतने लोग हैं, ओबीसी इतने नहीं हैं, इन तमाम बातों की, यानी सुनते आप सब हैं और वहां से रिएक्शन जो है सदन के जरिए या चुनावी मंच के जरिए करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये माना जाए कि राहुल गांधी ने सही नब्ज को पकड़ा है। राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, आखिर घूम फिर करके मोदी जी को उन्हीं मुद्दों पे आना पड़ता है और उसका जवाब देना पड़ रहा है, और उसके लिए अपने आप को कहीं ना कहीं डिफेंड यानी डिफेंसिव मोड में खड़ा पाते हैं नरेंद्र मोदी, ये माना जाए। क्योंकि देखिए, मुद्दे जो भी थे, राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ओबीसी का है, और उसी के इर्द गिर्द अब कल मोदी का भाषण भी था। ये माना जाए प्रोफेसर रविकांत जी कि मुद्दा या नैरेटिव, और जैसा भी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी नैरेटिव सेट करने में आज की तारीख में आगे है। निश्चित तौर पर। और अभी जो प्रशांत जी कह रहे थे कि कोई कांग्रेस का आदमी पहुंच गया है, वो बखूबी जानते होंगे कि आधे तो कांग्रेसी ही हैं वहां, आधे कांग्रेस से जाने वाले सांसदों से सरकार ये चल रही है। तो लेकिन नरेंद्र मोदी को ये जो क्यों कहना पड़ रहा है, और अगर वो गांधी के दबाव में ये बात कह रहे हैं तो देश बात को समझना होगा कि नरेंद्र मोदी की बात में ईमानदारी है या नहीं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उससे कह रहे हैं, ईमानदारी से कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी विशुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं, ये कोई हर्ज नहीं है कि अब उनको मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि राजनीति राम मंदिर के जरिए नहीं संभव है। और मैं बात तो ये भी कहता रहा, राम मंदिर से एक बड़ा काम नरेंद्र मोदी ने एलओजी पर किया है, वो है देश के गणतंत्र का, माने राष्ट्रीय पर्व का घनघोर अपमान। ये किसी देशद्रोह से कम नहीं है। तिरंगे का अपमान आपने देखा होगा, जनवरी को जी ऐसे लगा जैसे कहीं कोने में बैठा हुआ है और चारों तरफ भगवा की लहर थी। गणतंत्र का समारोह जिस धूमधाम से होता था कभी, वो क्या ये खेल किया गया, तो पूरे स्वाधीनता आंदोलन को, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, पूरे संविधान सभा को इन्होंने की कोशिश की है। और इसीलिए मैं बवास में कह रहा हूं कि ये देशद्रोह है, इन्होंने कलंकित करने का काम किया है। दूसरी बात जो आपने कही कि राहुल गांधी जिस बात कह रहे हैं और मोदी वहीं पर आ रहे हैं, ये केवल मजबूरी है नरेंद्र मोदी। 10 साल तक आपने शासन किया, 10 साल में क्या उपलब्धियां हैं ये बताने के बजाय, अगर आप इसके 10 साल की उपलब्धियों श्वेत पत्र लेकर के आ रहे हैं और उसके जरिए चुनाव मैदान में जाना चाहते हैं, तो इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आपने कुछ किया होता तो आप उन उपलब्धियों के आधार पर जा रहे होते जी। लेकिन ये कहना पड़ जाए, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने इस देश को एक क्लास दिया, लोगों को उम्मीदें दी, नौकरियां दी, वो प्रधानमंत्री पंजाब से और अल्पसंख्यक तबके से भी आता है। पंजाब में इसका कहीं ना हो, जो आप कहें तो किसी को नहीं है। नेहरू पर आवाज खड़ा शर्म नहीं है, कुछ भी उलझुल आप बोलते हैं, झूठ परोसते हैं, गलत कोट करते हैं, और ये कहीं मनमोहन सिंह के लिए किया गया तो ये उल्टा भी पड़ा। ये नरेंद्र मोदी शायद अभी आकलन नहीं कर पा रहे, हालांकि वो यूटर्न लेने में बेहद। और जब वो ये बोल रहे हैं कि हमसे बड़ा ओबीसी कौन है, तो ये है कि राहुल गांधी का निशाना सही गया है। और
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बावजूद आपको भरोसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि जैसे ही आपने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया, लोगों ने वो पिछले इतिहास को निकाला। जैसे ही कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में ओबीसी के लिए आरक्षण किया उन्होंने, और भी तो ओबीसी की बात कर रहा हूं। उसके बाद जनसंघ ने जो समर्थन दिया था वो वापस ले लिया था, और उन्हीं जनसंघ जिससे निकल करके बीजेपी बनी है, जनसंघियों ने नारा दिया था ई आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की माई भी आई। इस तरह की अभद्र अश्लील गालियां कौन दे रहे थे? जनसंघ के लोग। नरेंद्र मोदी ने जिनको याद करके कहा कि कर्पूरी ठाकुर के बारे में मुझे उन्होंने बताया, वो उन्होंने वापस लिया था समर्थन। ये एक्सपोज हो रहा कि आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप केवल छल करना चाहते हैं। राहुल गांधी जब बात कह रहे हैं तो लोगों को भरोसा होता है, क्योंकि राहुल गांधी कभी न तो व्यक्तिगत तौर पर और न ही केवल पार्टी के लिए बात कर रहे हैं। राहुल गांधी बात कर रहे हैं समाज के लिए, उस समाज के लिए जो अभी भी हाशिए पर खड़ा है, संघर्ष कर रहा है देश के विकास में अपने योगदान के लिए। उसका रिजर्वेशन जिस तरह से छीना जा रहा है, यूजीसी की बात की थी प्रशांत जी ने, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, एक दिन में ही जितना ट्वीट हुआ है, शाम को शिक्षा मंत्री को बाकायदा लेटर लिख करके ये कहना पड़ा कि हम ये नहीं करने जा रहे। तो मोदी जी तो नहीं बोले उस पे, मोदी जी को तब याद नहीं आता है कि हमसे बड़ा ओबीसी है कोई कि नहीं है। राहुल गांधी जब ये पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल किसके पास है, कंपनियां किसके पास हैं, यूनिवर्सिटीज किसके पास हैं, जो भी प्राइवेट है, उसमें कितने दलित पिछड़े हैं, कितने मालिक कितने हैं, उसमें प्रोफेसर्स कितने हैं, कुलपति कितने हैं जी। नहीं, अगर ये नहीं है और आपके हाथ में सत्ता है, मशीनरी है, सारा तंत्र है, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? सही जगह पर, निशाने पर तीर लगा है और इसीलिए तिलमिलाहट है। और डेफिनेटली राजीव जी, जो दिखाया जा रहा है कि 400 पार और 500 पार, कल को 600 पार भी बोल सकते हैं, लेकिन असल में जमीन नीचे से खिसक रही है। और इसीलिए आप बिहार में ईडी भेजते हैं लालू और तेजस्वी के यहां, आप झारखंड में एक मुख्यमंत्री को उठवा करके जेल भिजवाते हैं, आम आदमी पार्टी पर ईडी के जरिए हमला करते हैं, फिर बंगाल में नंबर आएगा। आप उस टिड्डी दल को इस्तेमाल करके चुनाव जीतना चाहते हैं। जनता तो आपसे तौबा करना चाहती। लोग जिस तरह से परेशान हैं इस वक्त, किसान से लेकर के मजदूर, दलित, पिछड़े, वंचित, सब, लेकिन आप हैं कि तमाम इस तरह के झूठे नैरेटिव में 370 क्या किया आपने लद्दाख का? लद्दाख का सवाल खड़ा हुआ है। क्या किया आपने जम्मू कश्मीर का? क्या वहां पर लोकतंत्र की बहाली हुई? मणिपुर में क्या किया आपने? उन महिला पहलवानों के साथ क्या किया आपने? इसका जवाब तो मांगेगा ना। वो नहीं दे पा रहे हैं मोदी जी, और इसीलिए यूपीए सरकार 10 साल के बाद श्वेत पत्र लेकर के आ रहे हैं। तो ये नाकामी भरा हुआ जो 10 साल गुजरा है, जिसमें सिर्फ नफरत, हिंसा और जो आपस में फूट पैदा की गई है, उसको छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी इस तरह का छल करने जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बराबर उसको एक्सपोज कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम लोग कर ही रहे हैं इस वक्त, और प्रोफेसर रविकांत जी ने उस मसले को और आगे बढ़ाया। अब समय खत्म हो चुका है लगभग, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कमेंट चाहूँगा आप लोगों से। क्या एक तरफ एजेंडा सेट करने की कोशिश चल रही है, मोदी जी में वो भटकाव दिखाई दे रहा है, बीजेपी में कभी राम मंदिर को सामने लाया जा रहा है, कभी कर्पूरी ठाकुर को लाया जा रहा है, तो कभी बिहार के मामले को देख लिया हमने, तो झारखंड के मामले को देख लिया, साथ साथ हम लोगों ने देखा कि एक भारत रत्न और दे दिया गया लाल कृष्ण आडवाणी को, और अब श्वेत पत्र की बात आ रही है, व्हाइट पेपर की बात आ रही है। 9-10 तारीख को जैसा सुनने में आ रहा है कि सरकार लेके आएगी सदन में। ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ
अगर राहुल गांधी को देखें, कांग्रेस पार्टी को देखें, तो एक एजेंडा सीधा सीधा चल रहा है। 5 न्याय की बात हो रही है और न्याय के इर्द गिर्द बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। उनमें भटकाव बिखराव दिखाई नहीं दे रहा। चाहे वो भाषण देते हैं तब भी वो ओबीसी के मुद्दे को लाते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, गरीबों पिछड़ों की बात करते हैं वो, और कैपिंग को हटाने की बात कर रहे हैं, 50% की जो है उसको हटाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण के मामले को पुरजोर उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये माना जाए क्या कि कांग्रेस ने अपना मुद्दा या एजेंडा 2024 के चुनाव के लिए सेट कर लिया? जी राजीव जी, दोनों तरह से चीजें हो रही हैं। एक तो राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, मुद्दा जनता के बीच ले जा रहे हैं, वो मुद्दा राहुल गांधी के माध्यम से पहुंच रही है। और दूसरा कि उस पर जो बेचैनी पैदा हो रही है और नरेंद्र मोदी जी जो रिएक्ट कर रहे हैं, तो उन मुद्दों को एक तरह से ये मिल रहा है, एक तरह से जुबान मिल रही है, वो और इंटेंसिफाई हो रहा है, वो और बहुत तेज हो रहा है। ये दोनों चीजें मिल करके राहुल गांधी ने जो जो बातें कही हैं, जो 5 न्याय की बातें कही हैं, उस पर वो स्थिर है। एक तरह से लकड़ी काटते हैं तो आरी को स्थिर रखा जाता है, तब लकड़ी कटती है। तो राहुल गांधी लकड़ी काट रहे हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ, और उनके मुद्दे वो मुद्दे धार हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के इसमें बिखराव नजर आ रहा है, जबकि लोग मानते हैं कि बहुत ताकतवर हैं, उनके पास में सोच है, टीम है, योजना है, प्रोफेशनल्स लोग हैं, लेकिन लगातार वो मुद्दों से भटक रहे हैं। अब वो नेगेटिव मुद्दा पर ज्यादा चल रहे हैं। अगर आपको पंडित नेहरू की बुराई आज आपको चुनाव का मुद्दा नजर आती है कि पंडित नेहरू देश के लोगों को आलसी समझते थे, तो ये एक अजीबोगरीब बात है कि हमारे माँ बाप, दादा दादी जो भी रहे, सब बेवकूफ थे क्या? पंडित नेहरू को देशभक्त समझते थे और हमारी आज की पीढ़ी उनको गलत समझ रही। ये एक सोचने का तरीका भी होता है। तो उसी तरीके से आप श्वेत पत्र लाएंगे यूपीए सरकार की, कोई भी सरकार अपनी सरकार का श्वेत पत्र लाती है, लेकिन आप जा रहे हैं नेगेटिव मुद्दा लेकर के। तो नकारात्मक मुद्दा जब आप लेंगे, चाहे आप परिवारवाद बोलते हैं, वो भी नकारात्मक मुद्दा है। आज इसलिए हो गया है नकारात्मक कि लगातार घिसते रहे हैं आप इसको। अगर उचित नजरिए से अपने यहाँ भी परिवारवाद को आप बोलते, लागू करते, जवाब देते, जब आपको पूछा जाता है जेजेपी और एलजेपी, ये सब उदाहरण दिए जाते हैं, आपके पार्टी के नेताओं के उदाहरण दिए जाते हैं, तो उसका एक उचित जवाब होता है, तो बात समझ में आती है। यानी संक्षेप में बोले तो नेगेटिव मुद्दों को भी नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं। ये अपने आप में उनका फेल्योर दर्शा रहा है। और राहुल गांधी एक लगातार जो घोषित न्याय लेकर के चल रहे न्याय यात्रा, और उस पर अडिग है, तो उसका इम्पैक्ट दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी पर, जो नेगेटिव मुद्दा उठाने के लिए मजबूर हुए हैं। यही उनकी आरंभिक जीत को की तस्दीक करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नैरेटिव सेट कर चुके हैं राहुल गांधी, या विपक्ष क्या नैरेटिव सेट कर चुका है? क्या एजेंडा सेट हो चुका है और मोदी जी या उनकी पार्टी एजेंडे के इर्द गिर्द या एजेंडे को सेट करने की कोशिश में लगी हुई है? यही हम इस वक्त जानना चाह रहे हैं। और क्लोजिंग कमेंट संजय कुमार सिंह साहब। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बिहार में क्या होगा लालू यादव का, तो उसी से बाकी सारी बातें भी क्लियर हो जाएंगी कि लालू यादव को पहले कहना था कि हमें वोट दो, अब वो कहना है कि नरेंद्र मोदी को हराना, और दोनों फर्क है। लालू यादव के कद जब ये कहेगा कि मुझे वोट दो, तो कुछ लोग उसको ट्राई करते हैं, लेकिन जब कहेंगे कि परेशान कर रखा है मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को नहीं, सारे देश को, और उसको हराना है, उसका इफेक्ट क्या होगा वो बहुत अलग होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो मुझे लग रहा है कि स्थिति यहाँ पहुंच गई। अपने आप को डिफेंड करें, जो कहा कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी, तो राहुल गांधी ने तुरंत कहा कि यह है कि बड़ा ओबीसी छोटा ओबीसी नहीं होता है, सब ओबीसी एक होते हैं। तो ये बात तो समझने की है, और ये नरेंद्र मोदी जहां है वहां उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो वो बिना समझाए समझता है,
तो जब लालू यादव कहेंगे कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा ओबीसी है इसलिए उसको हराना है, उसका जो इफेक्ट वो मुझे वोट दो या मुझे जीता के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि इसीलिए ये 800 पार, अगर ये सब भी ढीले पड़े तो इस तरह के अपील का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो बचना है, हालांकि मुझे नहीं कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं या अपना बचाव कर रहे हैं वो उतना इफेक्टिव होगा जितना लालू यादव का या अपना क्या बोलते हैं पासवान का ये कहना मोदी को हराना है। दोनों भाई माने चाचा भतीजा अलग साथ रहे, दोनों में अगर भी एक कहेगा कि नरेंद्र मोदी को हराना है तो जो कहेगा कि नहीं है उसकी बात हवा हवाई हो जाएगी और हराने वाले दम। तो मुझे लगता है कि जो पोजीशन इन्होंने बना लिया है उसमें हराना है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्ट जिताने के मुकाबले। और जिताने के लिए कहना जरा मुश्किल होता है, हराने के लिए कहना मुश्किल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति बहुत नुकसानदेह होने वाली है और ऐसा ये हो सकता है। राजीव जी हो सकता है, ऐसा है कि अगर जिस हिसाब से जैसे इधर एक तरफ विपक्ष दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और जोरदार टक्कर हम देखेंगे आने वाले समय में। राहुल गांधी की यात्रा धीरे धीरे अब लगभग सेंटर पॉइंट तक पहुंचने को तैयार है, क्योंकि जो उनकी 6,700 किलोमीटर की जो यात्रा है, लगभग 7,000 किलोमीटर की यात्रा, इस यात्रा के बीच वाले पायदान में मतलब सेंटर पॉइंट में पहुंचने जा रहे हैं और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ के बाद फिर इधर उत्तर प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, इन तमाम राज्यों से होते हुए आप देखेंगे राहुल गांधी की यात्रा मुंबई पहुंचेगी। लेकिन इस बीच बहुत कुछ होना बाकी है। संसद के भीतर भी बहुत कुछ अभी आप देखेंगे जिसमें श्वेत पत्र भी है।